बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं प्यारे बच्चों, खैरियत से हैं? ठीक है। क्वेश्चन 2007 रेगुलर क्वेश्चन 1B से आगाज़ किया है। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह ताला का शुक्र। 2007 रेगुलर क्वेश्चन 1B से आगाज़ किया है और आपको मालूम क्या करना है। सवाल के रिक्वायर्ड में लिखा है कंप्यूट द नेट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर, यानी आपको जो डेटा दिया है वो टोटल ये है और क्या मालूम करना है, आपने मटेरियल कितने रुपए का ख़रीदा ये आप बताएं। तो अगर आपको रॉ मटेरियल कितने का ख़रीदा ये बताना है तो आप कहाँ किस अमाउंट को लिंक करेंगे, कौन सी अमाउंट किससे लिंक होगी, आइए इस बारे में ज़रा गौर करते हैं, देखते हैं। आपने घर पर अगर सवाल को 3 बार मुझसे जो मैंने कहा था अगर उसके मुताबिक ऐसे पढ़ा है तो अल्लाह के हुक्म से आपको मेरी बात बहुत जल्दी समझ आ जाएगी और मैं तेज़ी से चल सकूँगा। नहीं समझ आएगी तो डेफिनेटली मेरी रफ़्तार सुस्त हो जाएगी। मेरी रफ़्तार बढ़ाने कम करने के ज़िम्मेदार आपके अलावा और कोई भी नहीं हो सकता। तो आइए, FOH की परसेंटेज बताई हुई है कि FOH 30% है CGM का। जब मुझे CGM नहीं पता तो मैंने कहा ना मैं FOH मालूम कर सकता हूँ ना मुझे CGM पता है, लानत भेजो। डायरेक्ट लेबर 20% है सेल का। मैंने कहा हाँ ये बात कुछ समझ आती है, मैं क्या निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ। बोल रहा है डायरेक्ट लेबर की अमाउंट सेल की अमाउंट का कितना है 20%। मैंने कहा 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपए का अगर मैं ले लूँ, डायरेक्ट लेबर इज 20% ऑफ सेल, यानी सेल के अमाउंट का 20%। तो 10 लाख रुपए का 20% अगर मैं ले लूँ तो मुझे 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए मुझे डायरेक्ट लेबर पता चल जाती है। इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब आगे लिखा है एंड डायरेक्ट लेबर इज 40% ऑफ CGM। अच्छा, अब स्टूडेंट इसका मतलब गलत समझता है, गलत निकालता है, परेशान होता है। भाई एक ही वक्त में डायरेक्ट लेबर दो चीज़ों से थोड़ी होगी, यानी डायरेक्ट लेबर की अमाउंट इन दोनों को मिला के थोड़ी आएगी। वो बोल रहा है डायरेक्ट लेबर अगर सेल का 20% लोगे तो जो अमाउंट आएगी वो भी डायरेक्ट लेबर होगी, और अगर तुम CGM के अमाउंट का कितना लोगे 40%, तो भी तुम्हारे पास क्या आएगी, तो भी तुम्हारे पास क्या आएगी काशान 50 का लिख के भेजिए। 40% तो भी तुम्हारे पास क्या आएगी, ये मैंने सवाल पूछा है। डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर आएगी। इसका मतलब है डायरेक्ट लेबर दो तरह से निकाली जा सकती है। पहला, डायरेक्ट लेबर सेल की अमाउंट की मदद से निकालोगे अगर, तो डायरेक्ट लेबर 20% है सेल्स का, ये डायरेक्ट लेबर का रिश्ता है सेल के साथ। और अगर तुम डायरेक्ट लेबर को CGM की मदद से निकालना चाहते हो तो CGM की अमाउंट जो भी बने उसका तुम ले लो 40%, तो तुम्हें डायरेक्ट लेबर पता चल जाएगी। अब अगर तुम ज़हीन हो तो तुम डायरेक्ट लेबर निकालने के बाद इस जुमले को इग्नोर नहीं करोगे, बल्कि कहोगे अगर मैंने डायरेक्ट लेबर सेल का 20% लेके निकाल ली है तो अब अगर मुझे डायरेक्ट लेबर पता है तो डायरेक्ट लेबर खुद कितने परसेंट है, यहाँ तो 20% है, अब इस जुमले के मुताबिक कितने परसेंट है 40% है। किसका किसका तो CGM हमें पता, CGM CGM हमें पता नहीं है। है CGM पता है, कहाँ पता है बताओ, किसको पता है? हाँ भाई, सर, नहीं है पता। तो CGM निकाल सकते हैं क्योंकि अगर डायरेक्ट लेबर 40% है CGM का तो डायरेक्ट लेबर की अमाउंट पता चल गई। तो जिससे रिश्ता होता है वो हमेशा खुद कितना होता है, 100%। तो मैंने कहा CGM निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। CGM निकालने के लिए मैंने डायरेक्ट लेबर की अमाउंट को बनाया बुनियाद, कहा मल्टीप्लाई बाय
और जो निकालना है उसकी परसेंटेज ऊपर। तो क्योंकि डायरेक्ट लेबर की मदद से निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट लेबर की मदद से क्या निकाल रहा हूँ, CGM। डायरेक्ट लेबर खुद 40% है CGM का, तो इसका मतलब है CGM होगी कितनी, 100, और जिसकी मदद से निकाल रहा हूँ वो खुद कितना है, 40। तो आप CGM अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता चल गई। बताएंगे 5 लाख रुपए। समझ में आया क्या हुआ है? यानी अगर आप 5 लाख का 40% लें तो भी डायरेक्ट लेबर की अमाउंट 2 लाख रुपए आएगी, और अगर आप 10 लाख का 20% लें तो भी डायरेक्ट लेबर की अमाउंट आएगी। दोनों डायरेक्ट लेबर की अमाउंट 2 लाख रुपए ही है, डायरेक्ट लेबर की अमाउंट 2 लाख रुपए ही है। लेकिन जब वो सेल के साथ रिश्ता बना के निकाली जाती है तो वो निकलती है 20%, और जब डायरेक्ट लेबर का रिश्ता CGM से होता है तो CGM के मुकाबले में वो कितने परसेंट है, 40%। तो हमने कहा अगर 40% अमाउंट हमें पता है तो हम CGM निकाल सकते हैं। CGM की अमाउंट नहीं पता ना तो CGM निकाल सकते हैं। जो मैंने होमवर्क में दिया था अमरीना, ये वही वाला क्वेश्चन है कल, पहला 2007 रेगुलर क्वेश्चन 1B, जिसको मैंने कहा था 3 बार पढ़िएगा। वेरी गुड, अगर आपने कर लिया अल्लाह करे आपके जवाब दुरुस्त हों, इसीलिए थोड़ा तेजी से चल रहा हूँ। चलिए आगे देखता हूँ और क्या है। अब अगर आपको CGM पता चल गई तो CGM से चलें उल्टा। रिफत क्या कह रही हैं, आप दोनों अमाउंट को ऐड क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि डायरेक्ट लेबर दो अमाउंट से मिला के नहीं बनती, किसी एक से रिलेशन होता है, जिससे रिलेशन होता है उसी की वो अमाउंट होती है। डायरेक्ट लेबर दो को मिला के नहीं मालूम होगी। डायरेक्ट लेबर 20% है अगर सेल से मुकाबला करोगे, और अगर CGM से मुकाबला करो तो 40%। दोनों में डायरेक्ट लेबर की अमाउंट आएगी, लेकिन सेल का 20% लोगे तो डायरेक्ट लेबर आएगी, और CGM का 40% लोगे तो डायरेक्ट लेबर आएगी। तो जब मुझे सेल दी हुई थी तो मैंने सेल की मदद से डायरेक्ट लेबर निकाल ली, ये निकाली आपके सामने 2 लाख रुपए। अब ये 2 लाख रुपए सेल का 20% है, लेकिन अगर मैं इसी डायरेक्ट लेबर को CGM से लिंक करूं तो CGM का ये कितने परसेंट है, 40। इसका मतलब है 40% मुझे पता है, और ये डायरेक्ट लेबर की अमाउंट है, और जिससे रिश्ता है अगर मैं वो मालूम करना चाहूँ यानी CGM, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा। जी रिफत, दोनों को ऐड इसलिए नहीं किया है कि दोनों में अलग अलग रिलेशन डिफाइन हुआ है, दोनों से अलग अलग रिलेशन है, लेकिन अमाउंट सेम है। डायरेक्ट लेबर की अमाउंट चेंज नहीं होगी, अगर अमाउंट चेंज हुई तो फिर खराब कर दिया आपने काम, आपने गलत कर दिया काम। ओके, अब मुझे बताएं CGM, आपको जाना है रॉ मटेरियल परचेज तक, CGM से उल्टा चलें, CGM से उल्टा चलें। बताइए CGM के ऊपर क्या होता है? सब लोग लिख के भेजें जल्दी से, टाइम नहीं है। आप तेजी से रिस्पॉन्ड करेंगे डेफिनेटली मैं तेज चलूंगा। सवाल में कोई WIP एंडिंग नजर, सवाल में कोई WIP एंडिंग नजर नहीं आ रहा, तो मैंने कहा इसका मतलब है यही है मेरी, यही है मेरी, मैं बोल दूं टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। इतना तेज ना जाए अलायना, पहले इसका नाम है टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। फिर मैंने कहा ओके, टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस के ऊपर क्या होता है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग। कहा वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग भी नहीं है यानी जीरो, तो मैंने कहा अब इसी का नाम है, अब बोलो क्या, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी जिसे आज हम CGM कह रहे हैं असल में वो CGM ही है हमारी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ बहुत चीज़ें समझ आ जाती हैं इंसान को। जिसे हम CGM कह रहे हैं आज वही है मेरी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगर वो मेरी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी चीज़ों पे कंसिस्ट करती है बोलो, और इसमें से मुझे क्या क्या पता है बताओ। लेस, क्या पता है अभी तक? दो चीज़ें पता है, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर पता है कितनी, 2 लाख, और क्या पता है भाई? FOH FOH पता है? अच्छा, निकालेंगे। नहीं आपने बोला पता है, तो अब आपने बोला निकालेंगे तो मैं यही निकाल लूँ, इजाज़त है? यस सर। निकालेंगे, ओके। FOH निकालेंगे, कैसे निकलेगा FOH?
ब्रैकेट ऑन FOH कितने परसेंट है, ये रिलेशन लिखा हुआ अगर आप देखना चाहें। FOH कितने परसेंट है, 30%। किसका, CGM का। तो अब आपको CGM पता चल चुकी है या नहीं, ये बता दें मुझे। CGM पता चल चुकी है, कितनी Yes, निकाली sir. थी CGM मैंने, 5 लाख। 5 लाख का सीधा सीधा ले लीजिए कितना, 30%. बस। तो आपको जो जवाब पता चलेगा वो होगा 1,50,000। बोले क्या समझ में नहीं आया। दो फैक्टर पता चल गए, दोनों फैक्टर को किया प्लस और इसमें से कर दिया माइनस। हो गई गलती, हो गई लग रहा है। 1,50,000 रुपए का नाम क्या रखूं, बोलें। प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट तो Raw डायरेक्ट, material used. हाँ अब सही है। रॉ मटेरियल यूज्ड आ गया 1,50,000। रॉ मटेरियल यूज के ऊपर क्या होता है, बोलो मुसलमानों। रॉ मटेरियल यूज रॉ के, मटेरियल एंडिंग। रॉ मटेरियल एंडिंग। शुक्रिया। आप जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो लोग फॉर्मेट बता रहे हैं, उनका एहसान अजीम है खुद पर भी और मुझ पर भी। नहीं बताते तो भी मैंने काम करना था, बता रहे हैं तो भी मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन बात यह कि जो लोग नहीं बता पा रहे हैं वो अपना एहतसाब करें, वरना कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। आगे के चैप्टर्स इस सारी बातों पे बेस करते हैं। अगर आपको ये बेसिक्स नहीं आती तो आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग मुश्किल सब्जेक्ट बन सकता है। अच्छा, अब रॉ मटेरियल एंडिंग होती है, लेकिन रॉ मटेरियल एंडिंग के बारे में बड़ा अजीब व गरीब अंग्रेजी लिखी है उसने, अगर आप पढ़ें। बोला है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल से एंडिंग इन्वेंट्री 40,000 रुपये ज्यादा है। मैं अंग्रेजी पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिखा है। लिखा है एंडिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इज ₹40,000 मोर देन बिगिनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। एंडिंग की रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 40,000 रुपये ज्यादा है, इसके मुकाबले में एंडिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 40,000 रुपये ज्यादा है, किसके मुकाबले में, बिगिनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के मुकाबले। ओपनिंग। तो इसका मतलब है, अब सुनना, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री की अमाउंट गिवन नहीं है तो फिर मैं क्या समझूं। सर अभी तो जीरो समझेंगे, पर इसने कहा कि इससे ज्यादा है। हाँ कौन ज्यादा है, लेकिन इससे ज्यादा कौन है। बिगनिंग बिगनिंग ओपनिंग मटेरियल। बिगिनिंग ओपनिंग से ज्यादा नहीं है। बिगिनिंग एंडिंग ओपनिंग, से ज्यादा। बिगिनिंग ओपनिंग एंडिंग से ज्यादा नहीं है बेटा, एंडिंग ओपनिंग से ज्यादा है। ये जुमला है, क्या कर रहे हो, उल्टा क्यों पढ़ रहे हो। एंडिंग ओपनिंग से ज्यादा है 40,000, ये लिखा है मेरा बेटा। अच्छा। हाँ, फिर दोबारा पढ़ लो, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, तुम सुनना। एंडिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इज 40,000 मोर, सुना। एंडिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 40,000 रुपए मोर ज्यादा है, किससे, देन बिगिनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री बिगिनिंग से एंडिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की 40,000 रुपए ज्यादा है। तो अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर मैं यहाँ अपने पास से थोड़ी देर के लिए 1 रुपया भी फर्ज कर लूँ ना, कितना, अरे सो रहे हैं सब क्या, 1 रुपए। तो फिर ये एंडिंग कितनी हो जाएगी, बोलो काशान। 2 रुपए। 40,000 एक। आहो अकबर, 2 रुपए हो जाएगी, खुदा का वास्ता यार, अच्छा अच्छा। खुदा का वास्ता भाई। ओपनिंग के 40,000 मुकाबले एक में हो जाएगी। एंडिंग 40,000 ज्यादा है। तो अगर ये होगी बिलफर्स 10,000, तो एंडिंग फिर कितनी होगी, 50,000। बस यही समझा रहा हूँ भाई, गलती हो गई, मैंने 1 रुपए समझा दिया। आप लोग 1 यस रुपए वाली पार्टी नहीं है, अब आप 10,000 वाली पार्टी बन चुके हैं। तो भाई अगर, यस और सर। तो इसका मतलब है मैं अपने पास से 10,000 एज्यूम कर सकता हूँ क्या। कर सकते हैं सर अगर। अरे भैया, ये तूने कौन सी जिंदगी में अकाउंटिंग किससे नो पढ़ ली सर, है नो तूने। सर। अमाउंट आज तक कब एज्यूम किए जिंदगी में कभी भाई, परसेंटेज हो सकती है, अमाउंट कभी भी नहीं हो सकती। एंडिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ज्यादा है 40,000 रुपए बिगिनिंग से। तो बिगिनिंग जब नहीं पता तो हम बिगिनिंग को 0 ही सपोज कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो एंडिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री बनी 40,000, क्योंकि मैं अपने पास से कोई वैल्यू एज्यूम कर ही नहीं सकता, ये कोई रूल ही नहीं है। आसान, तुम्हें समझ में नहीं आया ना, ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो गया ना। सर थोड़ा थोड़ा हो गया था, सेट हो गया हूँ। पक्का। सर वो क्योंकि इसमें दिया हुआ था ना कि ज्यादा है, एंडिंग एंडिंग ज्यादा है बिगनिंग से, तो तो बेटा, बिगनिंग कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था। अरे है तो ना। अगर कुछ ना कुछ होगा तो फिर मैं अपने पास से फर्ज कर लूं क्या, अपने पास से फर्ज, सवाल के लिए तो नहीं फर्ज कर सकते।
हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ। तो इसका मतलब है जब ओपनिंग अच्छा के सही बारे है। में जिक्र नहीं है तो फिर वो जीरो ही हो सकती है। अच्छा, और अगर तुम कहो नहीं सर कुछ ना कुछ होगा, तो मैं कहूँगा चलो फिर कंपटीशन करके देख लो, कंपटीशन से अगर आ जाए तो बता देना। तो इसका मतलब है रॉ मटेरियल एंडिंग जो है उसे क्या कर लूँ, रॉ मटेरियल एंडिंग को उसमें क्या कर लूँ, ऐड कर दे सर। तो ये कितना बन गया मेरे भाई? 190। इसका नाम क्या होना चाहिए, सोच समझ के बोले सब लोग। इसका नाम रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज होना चाहिए, क्या बात, कानूनी तरीके से। फॉर्मेट याद किया हुआ तुम्हें लग रहा है। रॉ मटेरियल यस सर। फॉर यूज। अब ये रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज नॉर्मली कैसे आता था? अच्छा, मैं ना आपको फॉर्मेटिंग नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको जवाबात सारे बता दिए अल्हम्दुलिल्लाह। रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज नॉर्मली कैसे आता था? रॉ मटेरियल ओपनिंग में ऐड करते थे नेट परचेज, ऐसा ही है। यस सर ऐसा ही है। तो रॉ मटेरियल ओपनिंग तो बिल्कुल तुम्हारी तरह क्या है, जीरो है। तो बस रॉ मटेरियल ओपनिंग समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको, रॉ सर मटेरियल, 190 हमारी नेट परचेजेज है। बस सिंपल सी बात। एक नब्बे का नाम है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, आप इसे नेट भी कह सकते हैं। सर नेट क्यों कहेंगे? क्योंकि सवाल में कोई रिटर्न डिस्काउंट नहीं है शायद, अगर मैं गलत ना हूँ। हाँ बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, कल 3 बार आपको घर पे पढ़वाया है, तो उसके बाद मैं इसे यहाँ करने के काबिल हुआ इतनी तेजी से, वरना मैं कभी भी नहीं कर सकता था इसे। बताइए कौन से पॉइंट पे कंफ्यूजन है, मैं क्लियर करता हूँ बेफिक्र में। सर जब जीरो है तो लेस क्यों कर रहे हैं? आराम भाई आप, सर हो गई कंफ्यूजन, क्लियर हो गई सर। पहले इसी में अटक गए थे कि यहाँ पे इससे बिगनिंग इन्वेंट्री कुछ ना कुछ होनी चाहिए। आपने क्लियर कर दिया कि जीरो है। भाई देखो ना, अगर बिगिनिंग में अपने पहली बात तो ये कि तुम्हें माशाल्लाह 3 साल हो गए अकाउंटिंग पढ़ते हुए, फर्स्ट ईयर यस सेकंड सर। ईयर बीकॉम पार्ट में। क्या आज तक कभी किसी ट्रांजैक्शन में भी हमने अपने पास से अमाउंट एज्यूम करवाई है? तो आज हम कैसे कह नो सकते सर। हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है? और जबकि ये भी मसला है कि जितनी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी उससे एंडिंग इन्वेंट्री 40,000 ज्यादा होगी, तो मैं अपने पास से एज्यूम तो नहीं कर सकता, क्योंकि आज तक हमने कभी जिंदगी में यस ऐसा सर। पढ़ा ही नहीं है, तो मैं आज कैसे कह दूं? अलैना आपकी बात मुझे इसलिए समझ नहीं आ रही, आप कह रही हैं ओपनिंग ना लें, यानी आप इसी का नाम स्लैश लगा कर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखना चाहती हैं, लिख दें, या आपकी जहानत है। लेकिन मुझे तो बताना है ना कि मैं इसका नाम 190 का नाम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि रॉ मटेरियल ओपनिंग जीरो है, इसका मतलब है परचेज 190 का हुआ होगा। मैं तो ये शो कर रहा हूँ, आप इसी लाइन के आगे यहाँ स्लैश लगा के लिख दें, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज के आगे स्लैश लगाएं और लिख दें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मुझे एतराज नहीं है, ये तो आपकी जहानत का लेवल है, लेकिन मुझे पूरा प्रोसीजर बताना होता है। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट। कुछ पूछना है इसमें आप लोगों ने? कितने लोगों ने सही अटेम्प्ट किया था? कितने लोगों ने सही अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन को बताएं। सही जवाब कितने लोगों के पास आया था भाई? ईमानदार तो आप कूट कूट के हैं। चलें जी, आप कह रहे हैं तो माशाल्लाह, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगर आपसे काम हो गया तो ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा है, गुड है। चलें आगे बढ़ूं, और कोई सवाल है बचा? सब कुछ हो चुका है, नए सवाल की तरफ चलें। नए सवाल की तरफ जाने से पहले आपसे अदब से ज़रा ये फार्मूले पढ़वा लूँ, और आप चाहें तो नोट कर लें अपने पास। जिनके पास पहले से फॉर्मेट हैं वो भी गौर से फॉर्मेट देखेंगे। ये फार्मूला अब जो सवाल में पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें हम यूज़ करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आप छापना चाहें छाप लें, आप तस्वीर लेना चाहें तस्वीर ले लें, जो आपको मुनासिब लगे। और मैं इसमें कुछ साथ साथ कहूँगा भी, तो आपने सुनना है बहुत गौर से, जो मैं कहूँगा साथ साथ कुछ कहूँगा वो सुनना है, ऐसा नहीं बस सिर्फ ये लिखने हैं। अब सुने आप मेरी बात। प्राइम कॉस्ट बराबर होती है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, और ब्रैकेट में लिखा है डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस होते नहीं है, तो इसलिए हमें प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला अपने सेकंड ईयर के बीकॉम पार्ट 2 के लेवल पे याद रखना है, डीएम प्लस डीएल। लेकिन अगर कभी सवाल में क्या दिया और डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि दिया हुआ नहीं है, आज तक दिया हुआ नहीं कभी, ना बीकॉम पार्ट 2 के लेवल पे देता है,
तो हम डीएम प्लस डीएल को ही प्राइम कॉस्ट कहेंगे। प्राइम माने इब्तदाई बुनियादी, किसी प्रोडक्ट को शुरू करते हुए जो सबसे पहले बेसिक खर्चे होते हैं वो मटेरियल का और मजदूरों का खर्चा होता है। फिर उस मटेरियल और मजदूरों को काम करने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है। क्या प्रोवाइड करना होता है? एनवायरनमेंट, यानी प्रोडक्ट को प्रोडक्ट बनाने के लिए, रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। क्या बोल रहा हूँ? रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे दो खर्चे करने पड़ते हैं। रॉ मटेरियल खुद ब खुद रखे रखे फिनिश प्रोडक्ट नहीं बनता, मुझे रॉ मटेरियल पे सबसे पहला खर्चा करना पड़ता है मजदूरों का, और दूसरा खर्चा करना पड़ता है क्या? फैक्ट्री एनवायरनमेंट, यानी मशीनें चलेंगी, फैक्ट्री का रेंट दिया जाएगा, कोई जगह होगी जहाँ बैठ के मजदूर काम करेंगे। तो ये सब खर्चों का नाम क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। सही है। तो कन्वर्जन कॉस्ट डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लीजिए। बेसिकली FOH, ठीक है। कन्वर्जन कॉस्ट तक सब पहुंच गए। कन्वर्जन कॉस्ट का फॉर्मूला मुश्किल तो नहीं है। डायरेक्ट लेबर प्लस, यानी आप कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। ये दोनों आपको प्रोडक्ट रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में मदद करते हैं ना, तो इनके खर्चों को कन्वर्जन कॉस्ट कह दिया। ये कह रहा हूँ, क्लियर? अच्छा, सर में दर्द था, फिर दोबारा वापस उठ रहा है। अच्छा, अब फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट के बारे में सुनेंगे सब बच्चे। क्या लिखा? फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट। इसका तीसरा नाम लिखे वाले अपने रजिस्टर में। फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट का तीसरा नाम है प्रोडक्ट कॉस्ट। क्या नाम है? प्रोडक्ट कॉस्ट। इसका चौथा नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। लिख रहे हैं आप लोग अपने पास? फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और इसका नाम टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी हो सकता है। सर, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो अलग होती है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक अलग चीज है और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एक अलग चीज है। अभी जो सवाल हम डिस्कस करके आए हैं, गालिबन अगर आप दिमागी तौर पे जिंदा थे, फर्ज कर लेता हूँ अगर थे, तो बेटे वहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को ही हमने क्या बोला था? तो उसकी कंडीशन थी ना, टोटल मैन्युफैक्चर। तो उसकी क्या कंडीशन थी सवाल में? अगर वर्क इन प्रोसेस एंडिंग ना हो तो इसका मतलब है अगर किसी सवाल में ओपनिंग और एंडिंग का जिक्र ना हो तो फिर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही हमारी क्या कहलाएगी? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या कहलाएगी अगर WIP ओपनिंग एंडिंग ना हो? CGM। बस मैं भी यही बोल रहा हूँ और आप सब भी यही बोल रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब है फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सब एक ही चीज है। अच्छा सर, अगर कभी हो, ये है ना प्यारा सवाल, सुना आपने क्या सवाल किया? सर अगर WIP ओपनिंग एंडिंग हो तो वो फिर हमने यहाँ फॉर्मूले में लिखा नहीं है, वो आप अपने पास नोट कर लें, इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैं आपको फॉर्मूले समझा रहा हूँ। इसके आगे क्या नहीं लिखा हुआ बोलो? फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट के आगे क्या नहीं लिखा? मैंने इसका, देखो ये दो नाम तो तुम्हारे लिए नए हैं ना, बल्कि तीन नाम, फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट, ये तीन नाम नए हैं। चौथा नाम क्या लिखवाया मैंने? बोलो बोलो, चौथा नाम क्या लिखवाया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अरे भाई चौथा नाम टोटल मैन्युफैक्चरिंग कहाँ लिखवा दिया मैंने? CGM लिखवाया सर। सर आपने प्रोडक्ट कॉस्ट लिखा है। अबे भाई फैक्ट्री सर CGM लिखवाया है। लड़ लो तुम लोग, लड़ लो और मर लो आपस में सब लोग, मेरी बात ही सुन रहे। हाँ CGM लिखवाया सर, CGM है। सारी जहरीलियां चुप कर जाएं। डायरेक्ट सबसे पहला नाम लिखा है फैक्ट्री कॉस्ट, दूसरा लिखा है वर्क कॉस्ट, तीसरा मैंने बोला प्रोडक्ट कॉस्ट, चौथा मैंने बोला CGM, पांचवा मैंने बोला टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यानी कौन सी दवाइयां पी पी के क्लास में मेरी आते हैं, समझ में नहीं आता, याद ही नहीं रहता, इतनी जल्दी भूल जाते हैं मेरी बात को, हैरत की बात है। अच्छा तो भाई अब बात यह है, क्या बात है? बात यह है कि अगर सवाल में WIP ओपनिंग एंडिंग दिया हुआ होगा और आपने बस प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस करके बोल दिया कि वो फैक्ट्री कॉस्ट है, वर्क कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट है, CGM है, तो क्या ये सही होगा?
सर समझ ही नहीं आया क्या सवाल किया आपने? नहीं आया ना सवाल समझ? अगर सवाल में WIP ओपनिंग एंडिंग दिया हुआ हो, अगर सवाल में WIP ओपनिंग एंडिंग दिया हुआ हो, तो क्या आप प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस करके उसे फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, CGM बोल देंगे? वो CGM होगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यही तो पूछ रहा हूँ। नो सर तो बोल दिया आप लोगों ने, शुक्रिया। फिर आपको उसमें क्या प्लस और माइनस करना पड़ेगा? तो भाई आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, इसके आगे लिख लें, यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड के आगे सब बच्चे लिख लें अपने पास लाजमी, प्लस WIP ओपनिंग माइनस WIP एंडिंग इफ गिवन। ब्रैकेट में क्या लिखें? प्लस WIP ओपनिंग माइनस WIP एंडिंग इफ गिवन। नहीं समझ आया? भाई मेरी बात समझ आई या नहीं, ये बता दो यार प्लीज जरा मुझे। नहीं यस समझ आई? सर। हाँ नहीं हाँ समझ भाई। आई तो मैं दोबारा समझा दूंगा ना भाई। मैं कह रहा हूँ कि देखें काशान भाई, आप सुनिएगा जरा, हाँ, और अगर नहीं समझ आया तो पूछेगा। देखें काशान भाई, आप एक सवाल पढ़ रहे हैं, उस सवाल में आपको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, FOH, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ नहीं था, आपने कंप्यूट कर लिया, रॉ मटेरियल यूज जिसे कहते हैं। डायरेक्ट लेबर दी हुई थी और FOH बिखरे हुए थे, आपने सारे जमा करके FOH की अमाउंट निकाल ली। अब आपको DM भी पता है, DL भी पता है। DM और DL क्या बनते हैं काशान भाई? ले भाई, काशान भाई तो है ही नहीं। प्राइम सर कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट बनते हैं। प्राइम प्राइम कॉस्ट बनते हैं। DM और DL प्राइम कॉस्ट बनते हैं। अब अगर आप DM और DL के साथ प्लस कर दें किसे? WIP ओपनिंग। फैक्ट्री ओवरहेड। यार कहाँ से आ गया WIP भाई? अभी लिखा हुआ है यहाँ फॉर्मूला, तुम लोग फॉर्मूला नहीं पढ़ पा रहे हो यार, अपनी मर्जी चलाए जा रहे हो। प्राइम का मतलब क्या है अभी बताया, ऊपर पढ़ा के आया फॉर्मूला। प्राइम का मतलब है DM प्लस DL। तो तुम्हें यहाँ प्राइम लिखा नजर नहीं आ रहा, तुम्हें यहाँ क्या लिखा नजर आ रहा है? बोलो DM प्लस, DL। और प्लस कर दें उसमें अगर क्या? फैक्ट्री ओवरहेड। तो भाई इन तीनों को प्लस करके जो जवाब आता है, फैक्ट्री WIP ओवरहेड। ओपनिंग। फिर WIP के पीछे हाथ धो के पड़ गए तुम लोग जी। अगर इन तीनों को प्लस कर दिया जाए, DM, DL, FOH, तो पहला जवाब अंग्रेजी में क्या होगा? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और अगर सवाल में WIP ओपनिंग एंडिंग नहीं है तो फिर उसी TMC को कह देंगे CGM। अरे अली सुफियान भाई, कन्वर्जन कॉस्ट सिर्फ DL और FOH को मिला के आती है भाईजान, मैंने यहाँ तीनों ऐड कर दिए। कौन सी दुनिया में हो तुम अली सुफियान, मोहतरम अली सुफियान साहब? मैंने यहाँ DL और FOH नहीं दिया, CGM। मैंने यहाँ पर DM, DL और FOH भी ले लिया। तो तीनों फैक्टर आ गए, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के तीनों फैक्टर आ गए। अब WIP ओपनिंग एंडिंग नहीं है तो मैं TMC को बोल सकता हूँ CGM। और अगर WIP ओपनिंग एंडिंग है, अगर WIP ओपनिंग एंडिंग है तो फिर मैं उसे CGM बोल, फिर मैं उसे नहीं प्रोडक्ट, सकते। फिर मैं उसे प्रोडक्ट कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हैं। सकते हैं? बोल सकते नहीं सकते। बोल नहीं सकते भाई, क्योंकि WIP ओपनिंग एंडिंग जब गिवन होगा तो इसका मतलब है मुझे उसे प्लस माइनस करना है, अदरवाइज हमारा जवाब गलत कंसिडर किया जाएगा। याद रखें, इतनी सिंपल सी बात कर रहा हूँ, पता नहीं आप इसको क्यों इतना मुश्किल बना रहे हैं, मेरी समझ नहीं आ रही। आप इसको फॉर्मूले की शक्ल में देख के या तो परेशान हो रहे हैं या फिर आप लोगों को फॉर्मेट याद नहीं है। जिन बच्चों को फॉर्मेट याद है वो मेरे साथ कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, बाकी जो खामोश बैठे हैं वो अपना एहतसाब खुद करें। ओ भाई DM, DL, FOH तीनों मिला के क्या बनती थी? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगर सवाल में WIP ओपनिंग एंडिंग ना हो तो इसको कह देना कॉस्ट ऑफ गुड CGM। CGM कह देना, वर्क कॉस्ट कह देना, फैक्ट्री कॉस्ट कह देना, प्रोडक्ट कॉस्ट कह देना। ओके, लेकिन अगर सवाल में ओपनिंग एंडिंग दिया हुआ तो फिर इसे सिर्फ TMC ही बोलना, फिर इसे CGM मत बोलना, फिर इसे जनाब क्या कहते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट ना बोलना, वर्क कॉस्ट ना बोलना। फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट कहने के लिए, CGM कहने के लिए सवाल में WIP ओपनिंग और एंडिंग दिया हुआ तो उसे लाजमी इसके आगे लिख के क्या करना, ये कह रहा हूँ। WIP ओपनिंग एंडिंग लिख के क्या करना? WIP ओपनिंग को करना प्लस और एंडिंग को करना माइनस।
अभी भी समझ नहीं आया ना, कोई बात नहीं, आप समझा भी देना बच्चा, आप कोई बात नहीं, भूल जाओ, अब जब काम होगा ना तभी समझ लेना। तुम छापने वाली पार्टी हो, छाप लेना। चलो अगला नाम पढ़ो, क्या लिखा है? प्रोडक्शन कॉस्ट, नजर आ गया? प्रोडक्ट और प्रोडक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। प्रोडक्ट और प्रोडक्शन, आम इंसान से आप अंग्रेजी पूछेंगे ना, दोनों का मतलब सेम बता देगा, कहेगा एक ही होती है भाई, प्रोडक्ट कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट। आम इंसान क्या बोलेगा? प्रोडक्ट कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट सेम है। यार ऐसा लग रहा है जैसे, एक मिनट भाई रुकना जरा। अच्छा बच्चों, मैं दोबारा अपनी बात कहता हूँ। देखो भाई, प्रोडक्ट और प्रोडक्शन एक आम इंसान के लिए शायद एक जैसे लफ्ज होंगे। वो कहेगा प्रोडक्ट से ही तो प्रोडक्शन होती है। आम इंसान शायद ये बोलेगा प्रोडक्ट से प्रोडक्शन होती है। तो आम इंसान तो प्रोडक्ट प्रोडक्शन का मतलब सेम लेता है, लेकिन प्रोडक्ट का मतलब होता है सिर्फ फैक्ट्री में होने वाला प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड खर्चा। अब प्रोडक्ट बनकर कहाँ किसके जरिए से सोल्ड आउट होती है, कौन उसको एडमिनिस्टर कर रहा होता है, तो उसको एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं ऑफिस के लोग, जिन्हें कहते हैं जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ये लोग फैक्ट्री को मैनेज कर रहे होते हैं। ये लोग फैक्ट्री को बोल रहे होते हैं कि इतना माल बनाना है। ये नहीं कि फैक्ट्री माल बना बना के रख ले और माल सड़ने लग जाए। तो इसका मतलब है ऑफिस के लोग होते हैं जो फैक्ट्री को गाइड कर रहे होते हैं। फैक्ट्री को चलाने वाले असल में ऑफिस के लोग होते हैं। तो इनका खर्चा भी प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनना चाहिए। पर क्यों? अबे जाहिर सी बात है भाई, आप प्रोडक्ट बनाकर जब बेच रहे हैं तो वो प्रोडक्ट बनाकर बेचते हुए जितने भी खर्चे आएंगे, खरीद बनाने से लेके बेचने तक सारे ही एक्सपेंस है ना। तो सारे ही एक्सपेंस हैं, तो सारे एक्सपेंसेस को हम लिख रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, आप जरा देखना, फटी हुई आंखों से देखना, यहाँ क्या लिखा है, मैंने पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है ये। अब मैं फैक्ट्री कॉस्ट दोबारा बताऊं कैसे आती है? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, आप, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ आप सुन लीजिएगा। इसका मतलब है यहाँ पे लिखा हुआ है DM प्लस DL प्लस FOH एंड प्लस if given WIP opening and minus WIP ending if given in question। नहीं समझ आया? दोबारा एक बार बोल दो। प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू DM प्लस DL प्लस FOH। बस फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। कब? जब WIP ओपनिंग एंडिंग नहीं है। और अगर सवाल में WIP ओपनिंग एंडिंग दिया हुआ है तो प्लस WIP ओपनिंग माइनस WIP एंडिंग। अब जो जवाब आएगा यानी DM प्लस DL प्लस FOH प्लस WIP ओपनिंग माइनस WIP एंडिंग, अब जो जवाब आएगा उसका नाम होगा फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर? उस फैक्ट्री कॉस्ट में आपने प्लस करना है ऑफिस को चलाने का खर्चा। ऑफिस के चलाने के खर्चों को क्या कहते हैं, याद दिलाओ। सर हमें तो पता ही नहीं है क्या कहते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो कहते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी कितने हिस्सों में तोड़ना सिखा दिया मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कितने हिस्सों में तोड़ा हमने? दो। एक ऑफिस को चलाने से मुतालिक खर्चे, और दूसरा सेल को बढ़ाने और प्रोमोट करने से रिलेटेड खर्चे। सही है? आप लोग जिंदा है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट में ऑफिस को चलाने का खर्चा भी ऐड होना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि हमने प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड यानी जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को प्लस किया है फैक्ट्री कॉस्ट में। तो प्रोडक्शन कॉस्ट आ चुकी है। आपको नहीं समझ आया तो मुझसे बार बार पूछे, मैं बताने को तैयार हूँ। इसके बाद आखिरी फार्मूला बताकर फिर मैं सवाल पर ले जाऊँगा, और आखिरी मिनट चल रहा है। कोशिश करेंगे अगली मीटिंग में सवाल को कंप्लीट कर लें इंशाल्लाह। अगर तबीयत ज़रा थोड़ी मुनासिब, वैसे तो तबीयत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लेकिन बस बुढ़ापा आ रहा है तो कभी कभी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। लग रहा है ऐसा कि ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, क्योंकि ये सोने का टाइम नहीं है और मुझे इतनी शिद्दत से ऐसा लग रहा है कि ड्रॉजीनेस हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता। यानी मुझे लग रहा है कि मैं जो है कुछ तबीयत डाउन है। तो चलें, अभी ये ख़त्म हो जाएगा ना इंशाल्लाह, मीटिंग, दूसरी मीटिंग शुरू करेंगे अल्लाह के हुक्म से। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला
टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या लिखा है? नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता काशान भाई, वक्त वैसे ही बहुत कम है, क्लास तो लेंगे। हाँ अगर खुदा ना खास्ता बहुत तबीयत खराब हुई, आवाज़ नहीं निकलेगी तो फिर सोचेंगे। नहीं, अभी पढ़ते हैं मेरे दोस्त, माना करो यार, हालात वैसे ही बड़े ख़राब हैं। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रोडक्शन कॉस्ट। सर ये क्या चीज़ है? यही है। अब अगर कोई बच्चे को पेपर में सवाल में दे दिया जाए कि वो क्या निकाले, टोटल कॉस्ट, और उस बेचारे को ये सब आते ही ना हो फार्मूले, तो बेटे टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला अगर तुम्हारे सामने रख भी दिया जाए कि प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो तुम कहोगे मुझे तो ये भी नहीं आता। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि तुम्हें प्रोडक्शन कॉस्ट का फॉर्मूला याद नहीं है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या थी, याद करो, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन। और अगर इससे भी